मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का कक्षा 11 का तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिति जो हमारा पाठ है। इसका हम भाग 10 पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम 9 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 10वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो। तो आज हम पढ़ेंगे धातु, अधातु और उपधातु में क्या अंतर होते हैं और ये हमारी आवर्ती सारणी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद हम तत्वों के गुणधर्म में आवर्तिता, इस पे चर्चा करेंगे और अंत में भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति शुरू करेंगे, जिसमें हम परमाणु त्रिज्या पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। धातु, अधातु और उपधातु। तत्वों के एसपीडी तथा एफ ब्लॉक में वर्गीकरण के अलावा इनके गुणों के आधार पर मोटे तौर पर इन्हें धातुओं तथा अधातुओं में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, एसपीडीएफ में तो हमने विभाजित कर दिया इनके गुणों के अनुसार, लेकिन मोटे तौर पर हमने धातु और अधातुओं में भी विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, धातुएं कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस होती हैं। ठीक है, जो ज्यादातर अधातु हैं वह आपको पी ब्लॉक के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और जो डी में है ज्यादातर धातु मिलेंगे। ठीक है, जो धातु होते हैं वह कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस होते हैं। ठीक है, मरकरी इसका बात है जो कि ठोस नहीं होता। गैलियम और जो सीजियम है इनके गलनांक भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, गलनांक गैलियम का 303 केल्विन और सीजियम का 302 केल्विन। धातुओं के गलनांक एवं कप्तनांक उच्च होते हैं। ठीक है, इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स है ये काफी ज्यादा होते हैं। ये ताप पर विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आधात वर्ध है ना, जब हम हथौड़े से पीटते हैं तो हथौड़े से पीटने पर पतली चादर में ढाले जा सकते हैं, मतलब मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, तथा तन्य होते हैं जिसके तार खींचे जा सकें। ठीक है, दूसरी अधातुएं आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, दूसरी अधातुएं कहाँ, आवर्त सारणी की दाईं ओर स्थित है। दीर्घ आवर्त सारणी में किसी वर्ग में तत्वों के धात्विक गुणों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वृद्धि होती है। ठीक है, कहाँ पे, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो धात्विक गुण है, जो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, और जब हम आवर्त में बाई से लेफ्ट टू राइट है ना, बाई से दाई ओर जाते हैं, ठीक है, तो जो धात्विक गुण है वह कम होते हैं। अधातुएं कक्षताप पर ठोस एवं गैस होती हैं। इनके गलनांक तथा कफ्तनांक कम होते हैं। जो अधातु हैं वह कक्षताप पर ठोस, जो रूम टेम्परेचर है उस पर ठोस एवं गैस होती हैं। इनके जो गलनांक तथा कफ्तनांक है वह भी कम होते हैं। किससे, धातुओं से। धातुओं के ज्यादा होते हैं, अधातुओं के, नॉन मेटल्स के कम होते हैं। ठीक है, बोरोन और जो कार्बन है वह इसके अपवाद या एक्सेप्शन है। ये ताप तथा विद्युत के अल्पचालक हैं। ठीक है, हीट और लाइट इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या है, अल्पचालक हैं। मतलब इनसे वो अच्छे से देखो, जो धातु या मेटल होते हैं वो अच्छे चालक होते हैं। तभी आपने देखा होगा घर में जो तार है जिससे इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, वह किसके, कॉपर के बने होते हैं। कॉपर क्या है, एक धातु है। ठीक है, जबकि नॉन मेटल, ठीक है, जैसे जो धातु नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे आप कार्बन ले लो, है ना, तो ये क्या होते हैं, अल्पचालक हैं। इनसे, है ना, तभी जो बाहर, जो वायर के बाहर का होता है वह किससे, कार्बन से बना होता है लगभग, मतलब नायलॉन वगैरह होता है लेकिन होता है लगभग कार्बन ही। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अल्पचालक है। बहुत से अधात्विक ठोस ब्रिटल या फिर भंगुर होते हैं। ये ही आघात और तन्य नहीं होते। ठीक है, ये आघात और तन्य नहीं होते। ठीक है, अर्थात और तन्य नहीं होते। ठीक है, अधातवर्त मतलब जो मेलिबल डक्टाइल जो मेटल्स होते हैं ये वो नहीं होते। तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों में परिवर्तन असंलग्न नहीं होते। ठीक है, बल्कि यह परिवर्तन टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, जिगजैग लाइन के रूप में मिलता है, जो कि अभी हम देखेंगे। आवर्त सारणी से विकर्ण रेखा की सीमावर्ती स्थित जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा टेलुरियम तत्व धातुओं एवं अधातुओं को अलग करती हैं। ये देखो, ये ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटीन, है ना, बिस्मथ, टेलुरियम, पोलोनियम, ये जो जिगजैग लाइन है ये क्या, धातु और अधातुओं को अलग करती है। धातु एवं अधातु दोनों के अभिलक्षण दर्शाते हैं। इस प्रकार के तत्वों को हम उपधातु या मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, ये जो ये जर्मेनियम, सिलिकॉन दिख रहे हैं, जो जिगजैग लाइन जो मेटल, धातु और अधातु को अलग कर रही है। ठीक है, ये धातु और अधातु इन दोनों की अभिलक्षण दर्शाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें हम उपधातु या फिर मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, देखो, तो क्या होते हैं, एक धातु होते हैं, अधातु होते हैं, और कुछ जिनमें धातु और अधातु
दोनों के ही अभिलक्षण होते हैं, उन्हें मेटलॉइड्स या फिर अधातु, सॉरी मेटलॉइड्स या फिर उपधातु बोलते हैं। ठीक है, जो धातु होते हैं वह बिजली के चालक होते हैं, ठीक है, ताप के चालक होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है, और ये मेलिएबल एंड डक्टाइल भी होते हैं, ठीक है, अधातवर्त तथा तन्य होते हैं। लेकिन जो अधातु हैं, अधातु अधातवर्त और तथा तन्य नहीं होते, ठीक है, कुछ अपवाद हो तो अलग बात है, जैसे, ठीक है। और इसमें ये बिजली के चालक, विद्युत के चालक भी अच्छे अल्प चालक होते हैं, मतलब अच्छे चालक नहीं होते, ठीक है। और भी चीजें हैं जो इन्हें अलग करती हैं। और जो उपधातु क्या होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण मौजूद हैं, ठीक है। ये देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटिन, बिस्मथ, टेलीरियम, ये सब क्या है, उपधातु है, ठीक है। चलो, इतना समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 3.4, परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी में स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित तत्वों को उनके बढ़ते हुए धात्विक लक्षण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एवं फास्फोरस, ठीक है, इन्हें हमने क्या धात्विक लक्षण के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। तो धात्विक लक्षण अभी हमने पढ़ा, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, और आवर्त में जब हम बाई से दाई तरफ जाते हैं तो क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, इन्हें बढ़ते क्रम में, तो इनमें सबसे कम धात्विक लक्षण कौन दर्शाएगा, जो कि सबसे दाई तरफ आएगा, है ना। तो सबसे दाई तरफ कौन सा आता है, फास्फोरस आता है ना, फास्फोरस सबसे दाई तरफ आता है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो ये क्या वर्ग 15 में आता है ना, वर्ग 15 में, ठीक है। तो ये सबसे दाई ओर है, तो इसमें इसका जो धात्विक लक्षण होगा वह सबसे कम होगा, है ना। तो अंत में क्या आएगा, फास्फोरस आएगा। फिर क्या आता है, सिलिकॉन आता है, वर्ग 14 में क्या आता है, सिलिकॉन आता है। तो उसके बाद सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का जो धात्विक लक्षण है वह फास्फोरस से ज्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद वर्ग 2 में बेरिलियम और मैग्नीशियम आते हैं, बेरिलियम ऊपर, मैग्नीशियम नीचे। तो मैग्नीशियम नीचे आता है, ठीक है। तो जब वर्ग में नीचे जाते हैं तो धात्विक लक्षण बढ़ता है। तो अब जो सीलियम से ज्यादा, सिलिकॉन से ज्यादा होगा बेरिलियम का, उसके बाद किसका, मैग्नीशियम का, और अंत में जो वर्ग 1 है ना, उसमें आता है सोडियम। तो सबसे ज्यादा जो धात्विक लक्षण है वह सोडियम का होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर बेरिलियम का, फिर सिलिकॉन का, और फिर फास्फोरस का, ठीक है। इतना समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं। तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तता, ठीक है। आवर्त सारणी में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं या बाई से दाई ओर जाएं तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में एक प्रारूप दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएं वर्ग में, या फिर आवर्त में ही, है ना, पीरियड्स में ही हम लेफ्ट से राइट मतलब बाई से उड़ जाएं, तो हमें कई तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में अंतर या प्रारूप दिखाई देते हैं, ठीक है। उदाहरण, जैसे किसी आवर्त में जो रासायनिक क्रियाशीलता है वह प्रथम वर्ग के धातुओं में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर मध्य तक पहुंचकर वह कम हो जाती है। फिर जब हम हेलोजन तक आते हैं, वर्ग 17 में आते हैं, तो वर्ग 17 के अधातुओं पर पहुंचने पर बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तत्वों के गुणधर्म में ऐसा क्यों हो रहा है, और मतलब ये सब क्यों हो रहा है, और इस आवर्तता को हम कैसे समझेंगे, ठीक है। इन सभी प्रश्न के उत्तर देने के लिए हमें परमाणु की संरचना के सिद्धांत एवं परमाणु के गुणधर्मों की ओर ध्यान देना होगा। जब हम परमाणु के गुणधर्म और उसकी संरचना के सिद्धांत देखें तो हमें ये सब समझ आ जाएगा कि ये जो रासायनिक क्रियाशीलता है वह बदल क्यों रही है जब हम ऊपर से नीचे या फिर बाई से दाई तरफ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हम देखेंगे भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति, जो कि आपकी पुस्तक में 3.7.1 में दी हुई है। तत्वों के कई भौतिक गुण, जैसे कि गलनांक हो गया, कप्तनांक हो गया, है ना, संलग्न हो गया, वाष्पीकरण हो गया, ऊष्मा हो गया, परमाणुीकरण हो गया, ऊर्जा, है ना, आदि, ये सभी क्या है, आवर्ती परिवर्तन दर्शाते हैं, ठीक है। इस अनुभाग में हम परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक में आवर्त प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या कर देखना है, परमाणु त्रिज्या देखना है, ठीक है, कि जो परमाणु का आकार है वह क्या होता है, ठीक है, मतलब जो उसकी रेडियस है, परमाणु त्रिज्या रेडियस, इस पे देखेंगे। और फिर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे कि कैसे जब हम ऊर्जा देते हैं किसी परमाणु को, है ना, तब वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है ना, उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। वह कैसे होती है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इन पे चर्चा करेंगे, आयन एंथैल्पी पे। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि जब कोई परमाणु होता है वह इलेक्ट्रॉन लेता है और ऊर्जा देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता,
इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। पहला, परमाणु त्रिज्या। परमाणु के आकार का सही सही निर्धारण बहुत ही जटिल है। पहली बात तो यह है कि परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होती है। ठीक है, जो परमाणु के आकार का हम सही सही निर्धारण नहीं कर सकते। एक तो जो आप खुद देखो, परमाणु कितना सा होता है, बिल्कुल बहुत छोटा सा, है ना, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इतनी उसकी त्रिज्या होती है। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, तो कोई स्पष्ट सीमा भी नहीं है ना, कि यहाँ तक हमने सीमा बना दी हो कि यहाँ तक ही परमाणु है, नहीं। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो उसकी वजह से कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। प्रायोगिक विधि के आधार पर परमाणु के आकार का निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है, संयुक्त अवस्था में परमाणुओं के बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर परमाणु आकार का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, अब वैसे तो उसकी सीमा सही नहीं है ना, मतलब सही से हमें नहीं पता, निर्धारित नहीं है, तो उसकी परमाणु त्रिज्या निकालना काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन जब वह संयुक्त अवस्था में रहे, जब किसी बॉन्ड में रहे, है ना, तो उन जब मान लो किसी दो परमाणुओं के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में है, तो हम उन परमाणुओं के बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर, इनके बीच की दूरी कितनी है, उसके आधार पर परमाणु का आकार या आकलन किया जा सकता है। ठीक है, एकल आवरण जो सिंगल बॉन्ड होता है द्वारा जुड़े हुए सहसंयोजक अणुओं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स जो कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड या फिर एकल आबंध द्वारा जुड़े हुए सहसंयोजक अणुओं में उपस्थित दो अधात्विक परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। जब दो अणु जो हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो हैं, सहसंयोजक अणु हैं, जो एकल आबंध से जुड़े हुए हैं, है ना, तो हम उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है उसे, है ना, उसे नाप लेते हैं। ठीक है, और उससे उसके आधार पर हम कोवेलेंट रेडियस या फिर सहसंयोजक त्रिज्या का आकलन करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए हमने क्लोरीन अणु के लिए जो बंद दूरी का मान है वह 198 पिकोमीटर है ना। जो क्लोरीन है Cl2 होगा, मतलब क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो आबंध है ना, उसकी जो बीच की दूरी है उसका मान कितना है, 198 पिकोमीटर है। ठीक है, इस मान का आधा कितना होगा, 99 पिकोमीटर। पिकोमीटर मतलब पीएम, 10⁻⁻12 मीटर में आता है। क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या होगी, ठीक है, तो ये 198 थी बॉन्ड लेंथ, इसे हमने आधा किया तो क्या होगी, 99 क्या होगी, क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या होगी। क्या किया, दो अणु है ना, उनके न्यूक्लियस से लेके न्यूक्लियस दोनों के नाभिक के बीच की हमने दूरी नापी और उसे आधा कर दिया, है ना, क्योंकि वो साथ में ऐसे होते हैं। ठीक है, दो जो अणु हैं, वह परमाणु हैं, वह आपस में ही, है ना, बॉन्ड में है, तो हमने उन बीच की नाभिक की बीच की दूरी ली और उसे आधा कर दिया और ये बोल दिया कि ये हो गई इस अणु की परमाणु परमाणु त्रिज्या। ठीक है, धातुओं को धात्विक त्रिज्या का मान धात्विक क्रिस्टल में स्थित धातु कोरों की अंतरा नाभिकीय दूरी का आधा होता है। ऐसे ही जो धात्विक जो मेटेलिक धातु है ना, मतलब जो धातु है, तो धातुओं की जो धात्विक त्रिज्या है उसका मान कैसे, धात्विक क्रिस्टल में स्थित जो धातु के कोर हैं उनकी अंतरा नाभिकीय मतलब इंटरन्यूक्लियर, इसमें भी नाभिक के बीच की जो दूरी है उसे नापा और उसका आधा कर दिया गया, तो हमें जो धातुओं की धात्विक त्रिज्या या मेटेलिक रेडियस मिल जाता है। कॉपर धातु में दो संलग्न कॉपर परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी है, 256 पिकोमीटर है। अतः कॉपर के लिए धात्विक त्रिज्या का मान 256 पिकोमीटर का आधा अर्थात 128 पिकोमीटर होगा, है ना। तो कॉपर धातु में जो दो संलग्न कॉपर परमाणु हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, 256 पिकोमीटर है ना, तो उसे हम आधा करेंगे तो कितना है, 128 पिकोमीटर, जो कि क्या होगी, कॉपर की धात्विक त्रिज्या होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने धातु, अधातु और उपधातु, जो कि आपकी पुस्तक में 3.6.5 पर दिए हुए हैं, इन पे चर्चा की। और उसके बाद तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तता, जो कि आपकी पुस्तक में 3.7 में है, उस पर चर्चा की। और अंत में भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति, जो आपकी पुस्तक में 3.7.1 में दी हुई है, उसमें परमाणु त्रिज्या, है ना, अभी हमें और भी पढ़ने हैं जैसे आयनन एंथैल्पी, उसमें हमने पहला परमाणु त्रिज्या इस पर चर्चा की। ठीक है, बाकी अभी परमाणु त्रिज्या और बाकी है, तो हम उसे और अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आयनी त्रिज्या, कि परमाणु आयनी त्रिज्या में अंतर क्या है ना, इस पे भी चर्चा करेंगे और ये होता क्या है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।